पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी बता दूं आपको। एसजीएक्स निफ्टी दमदार शुरुआत के संकेत दे रहा है। 50 पॉइंट के आसपास की मजबूती। फटाफट नजर डालें एशियाई बाजारों पर, सब जगह हरियाली है। सिंगापुर के बाजार 1.5% ऊपर, शंघाई 1.5% ऊपर, हांगकांग 1.5% ऊपर। तो उस हिसाब से तो हम बहुत ज्यादा ऊपर है नहीं, और मजबूत भी हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या 7,700 को पार कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच जहां आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं, वो फटाफट कॉल्स ले लूं मैं। किरण ने अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दी है अपनी पिक के तौर पर। किरण बताएं क्या टारगेट है इसके लिए? पिछले 5-6 महीने के 8 महीने के कंसल्टेशन के बाद इस स्टॉक ने करीबन 100 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, और जहां पे मार्केट नीचे आ रहा है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। इसके साथ साथ ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि करीबन 112 के टारगेट्स इसी सीरीज में देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि कल तक। और इसके लिए स्टॉप लॉस 104 रुपए 50 पैसे का रखना बहुत जरूरी होगा। ऑलराइट, चलिए। तो अशोक लेलैंड ये वो स्टॉक है जो हर रोज 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर छू रहा है। आज भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर फोकस में आज रहेंगे। पीएनसी इंफ्रा की हमने बात करी कुछ देर पहले। उत्तर प्रदेश से 205 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। यूनिटी इंफ्रा एक और ऐसा स्टॉक है जो खबरों में है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ज्वाइंट लेंडर्स ने अप्रूवल दे दिया है। कल इनकी बोर्ड बैठक है, वहां पर शेयर जारी करेगी कंपनी। करीब 4,000 करोड़ रुपए का बड़ा डेट है यूनिटी इंफ्रा के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव खबर है। चार्ट्स पर देखकर बताइए किरण, क्या यहां पर तेजी हो सकती है, और हो सकती है तो कितनी? छोटी टिकट साइज का शेयर है। कौन सा नाम बोला आपने? यूनिटी इंफ्रा 11 रुपए 55 पैसे का कल का क्लोज है। अच्छा, यूनिटी इंफ्रा में कोई खास बात नहीं है। अच्छा, फिर भी एक अच्छा सपोर्ट बैंड है करीबन 10 रुपए 80 पैसे का। पर मैं अवॉइड लिस्ट में ही है मेरे स्टॉक। और इधर से बेस्ट केस सिनेरियो करीबन 12 रुपए 70 पैसे से लेके 13 रुपए तक ऑन द हायर साइड जा सकता है। पर ऐसे छोटे मझोले स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए कि नहीं, ये एक सवाल है। मेरे हिसाब से मैं तो इन स्टॉक से अवॉइड लिस्ट में ही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे मौके और भी हैं, ये कहना है किरण का। तो इन शेयरों में क्यों पड़ना। फिलहाल देख लेते हैं कहां शुरुआत होती है भारतीय बाजारों की, क्योंकि 50 अंक ऊपर दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। सेंसेक्स और निफ्टी में प्री ओपनिंग सेशन में रुपए की शुरुआत पर भी रखेंगे नजर। बता दूं आपको कल की क्लोजिंग 66 रुपए 54 पैसे पर 3 पैसे के नुकसान के साथ। तो आज करेंसी मार्केट में कुछ सुधार की आप उम्मीद कर सकते हैं। वहां पर भी थोड़ी रिकवरी होनी चाहिए। डॉलर जिस तरह से कमजोर हुआ है दुनिया भर में दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, उसका फायदा हम उठाएंगे। लो पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और कल जेनेट येलन के बयान के बाद तो एक और तेज गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल। तो आज करेंसी मार्केट पर नजर रखिए। साथ ही नजर रखिए प्री ओपनिंग सेशन पे जो 30 अंक ऊपर है। सेंसेक्स पर 10 अंक ऊपर। निफ्टी पर आपको नजर आएगा वेदांता है सिर्फ 7% ऊपर पहली टिक पर, और गेल है 4% ऊपर। ल्यूपिन में 4% का इजाफा आपको दिखेगा। क्यों, वो थोड़ी देर में आपको नीति बताने वाली है कि क्यों ल्यूपिन इतना मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है। बीपीसीएल 10% नीचे है इस वक्त पहली टिक पर, और भेल में 2% का नुकसान दिखेगा। आइए रुपए की शुरुआत करें फटाफट। मेरी नजर वहां पर ज्यादा है कि करेंसी मार्केट में कैसी टिक्स आती है। जैसे ही पहले टिक आएगी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बीपीसीएल 6.5% नीचे होता दिख रहा है इस वक्त। यहां थोड़ा सा नुकसान है। अच्छा, निक्केई के बाजार यानी कि जापान के बाजार जो निक्केई है वो थोड़ा कमजोर है, लेकिन उससे घबराए नहीं। डॉलर कमजोर होता है तो वहां नुकसान वाली बात है, इसलिए वो बाजार अलग ही चलते हैं, उनको छोड़ दीजिए। आज जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा वहां पर आया वो भी काफी कमजोर आया। तो दो खराब खबरों के चलते जापान का बाजार आज जूझ रहा है। तो हम बाकी बाजार देखेंगे जो 1.5% मजबूत है। सिंगापुर, शंघाई और हांगकांग। चलिए, पहली टिक रुपए पर आ चुकी है 6 पैसे की मजबूती के साथ। 66 रुपए 48 पैसे, ये है लेवल रुपए का इस वक्त ओपनिंग सेशन में। यह मजबूती देखने को मिल रही है रुपए में साफ तौर पर। डॉलर में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिली है उसी का असर यहां पर साफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप प्री ओपनिंग सेशन में देखें तो हालांकि अभी रेट सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन अनिल सेंसेक्स सेंचुरी लगाने के मूड में है, और आज इतना तो बनता है। जी हाँ। और आज देखिए वेदांता जैसे स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। फार्मा में एक अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, और फार्मा सेक्टर ही फोकस में है। इसी पर हमारा भी फोकस आज बना हुआ है। नियति अब हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो बता रही है कि ल्यूपिन और सन फार्मा पर अब ब्रोकरेज हाउसेज क्या राय दे रहे हैं। नियति, हाय, बताइए क्या राय है?
ल्यूपिन पे कल तगड़ी पिटाई के बाद आज सारे ही ब्रोकरेजेस पॉजिटिव कॉल्स दे रहे हैं। कल ही मॉर्गन स्टैनली ने एक अपना 2133 का टारगेट दिया था। आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस 2230 रुपए का दिया है। मौजूदा भाव से 60% के आसपास की तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। मंडीदीप की जो ऑब्जर्वेशन आए हैं यूएसएफडीए की तरफ से वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। वार्निंग लेटर इशू होने की इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कंपनी को आगे ये रेजोल्यूशन जल्दी ही करती हुई नजर आएगी। निवेश करके चलिए 2230 रुपए का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है। ल्यूपिन लगाएगा। वहीं मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। 1800 रुपए का इनका भी लक्ष्य है। मौजूदा भाव से 29 से 30% की आपको तेजी ये शेयर दिखा सकता है। क्रेडिट स्विस भी ये कह रहा है कि अब की डिसीजन मंडीदीप नहीं होगा, वो गोवा प्लांट का रेजोल्यूशन होगा, वो ज्यादा अहम होगा और ये इनको उम्मीद है कि आगे भी करते हुए नजर आएगा। मगर सन फार्मा कल इन्होंने नोवार्टिस से एक जापान में 14 ब्रांड्स खरीदे हैं। $30 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन हुआ है इन्होंने। ये बहुत बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट नहीं है, क्रेडिट स्विस का ये मानना है। न्यूट्रल का कॉल इसलिए मेंटेन कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 775 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 20 रुपए के आसपास की गिरावट ये शेयर दिखा सकता है। ओके, 775 यानी कि क्रेडिट स्विस की नेगेटिव रिपोर्ट बरकरार है सन फार्मा पर, लेकिन दो छोटे शेयरों पर रिपोर्ट आई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नीति बताएं इनके बारे में। माइंट्री और गुजरात पिपावाव क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस? अपग्रेड का कॉल दिया है क्रेडिट स्विस ने। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के आउट परफॉर्म की कर दी है। टारगेट प्राइस 700 रुपए से बढ़ा के 725 रुपए का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 18% के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक 20% के आसपास करेक्ट कर चुका है जब से इन्होंने अपनी वो प्रॉफिट वार्निंग जारी की है, मगर आगे इनको मार्जिन एक्सपेंशन की कंजर्वेटिवली उम्मीद है कि ये बढ़ेंगे। साथ साथ में ये मान रहे हैं कि जिस तरह से इनका डिजिटल उस पर फोकस है और जो नए एक्विजिशन पे फोकस है वो इनको आगे फायदा देगा। निवेश करके चलिए 725 रुपए तक का लक्ष्य आपको माइंट्री दिखा सकता है, क्रेडिट स्विस कह रहा है। वहीं जेफरीज गुजरात पिपावाव पे निवेश करने की सलाह दे रहा है। ये 4 से 5% नियर टर्म में एक मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं। टारगेट प्राइस 205 रुपए का दे रहे हैं। इन्होंने नए क्लाइंट्स पे फोकस ज्यादा बढ़ाया है, यहां से इनको फायदा मिलेगा। 19% की मौजूदा भाव से तेजी गुजरात पिपावाव दिखा सकता है 205 के लक्ष्य के साथ। ओके, तो ये है बड़ी रिपोर्ट्स बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जहां पर एक्शन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निवेश के लिहाज से खासतौर से ल्यूपिन में देखिए मेरिल लिंच 60% ऊपर के टारगेट 2230 रुपए निफ्टी का स्टॉक और 60% की अपसाइड। इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कितने लोग भरोसा करते हैं इस पर और कितना स्टॉक का रिएक्शन होता है। लेकिन स्टॉक्स IIFL ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी थी उसके बाद देखिए क्या पैनिक सा हो गया पूरे मार्केट में। 12-13% की गिरावट देखने को मिली। शुक्र है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट उस समय आ गई। एक चीज और है, एक अच्छी रिकवरी देखने को। पैनिक IIFL की रिपोर्ट के बाद हुआ, लेकिन पैनिक तमाम ब्रोकरेज हाउस में फैला कि ये नेगेटिव रिपोर्ट है, इसके सामने हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स बरकरार है यानी। तो आज एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ल्यूपिन का स्टॉक बड़ा कमाल करे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये तो चलिए साल भर में होंगे, लंबे समय में होंगे, जब होंगे तब होंगे। बड़ी रिपोर्ट्स हैं, बड़े लक्ष्य हैं और बड़े लंबे समय के लिए। लेकिन आज जो शॉर्ट होने वाला है वो आपको मिलता है 7:30 से 8 बजे के बीच में स्टॉक 2020 का मैच। डिटेल में आपको जरूर देखना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं देख पाते हैं, मिस कर देते हैं, कोई बात नहीं, फटाफट रिकैप देख लीजिए। फटाफट से पूरी की पूरी टीम आपके सामने रखते हैं। हमने रैंकिंग इसलिए चुना है क्योंकि एप्पल की जो नया फोन है उसकी प्री लॉन्चिंग शुरू हो गई है कल रात से, और एप्पल का शेयर पेरेंट कंपनी यूएस में भी 2% बढ़कर बंद हुआ है। इसका बेनिफिट मिलेगा। सन फार्मा नोवार्टिस के कुछ एक ब्रांड खरीद रहे जापान में, इसका फायदा आएगा। अरविंद को एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल सकता है यूएस में। इसके अलावा अगर आप नजर रखें यूनियन बैंक जहां पे 1000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। रैलीज इंडिया को फायदा मिलेगा क्योंकि यहां पर कुछ एक प्रोडक्ट्स को यहां पे इनकी बढ़त है और साथ ही उन्होंने एक लीज लैंड की है 213 करोड़ रुपए में। इसके अलावा डिपेंडेबल शेयर के तौर पर आप नजर रखें हैरिसन मलयालम पे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा ईरान के साथ बार्टर सिस्टम के तहत। एमआरपीएल को भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है ईरान की ही वजह से। और इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन को एक रेटिंग इंप्रूवमेंट मिली है। जीएसएफसी फर्टिलाइजर का मूव दिखाएगा। और साथ ही फ्री हिट के तौर पर अगर आप नजर रखें तो इंट्रासॉफ्ट जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में 100% एफडीआई है, ये वेबसाइट्स बनाती है। मेरी देखिए पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। 10 के 10 बल्लेबाज उतारे हैं। 100% एफडीआई इन ई कॉमर्स के लिए जिस तरह से स्पष्ट
स्पष्टीकरण कल सरकार की तरफ से आया है। गति जैसे लॉजिस्टिक्स कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आर्चिस को भी इसी खबर का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये भी ई कॉमर्स के क्षेत्र में है, अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट्स के जरिए बेचती है। यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक और ऐसी कंपनी जो कल लेंडर्स को शेयर जारी करेगी। सीडीआर के लिए अप्रूवल मिला है। एचडीआईएल जस्ट डायल शॉर्ट कवरिंग के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और सुज़ोन है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। भारतीय इंफ्राटेल टाटा मोटर्स के डीवीआर को इसलिए शामिल किया क्योंकि 1 अप्रैल से ये दोनों ही निफ्टी में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही फ्रेट और पिंच हिटर स्टॉक देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर से है। एनएफएल और फैक्ट को टीम में शामिल किया है। काफी सारे ट्रिगर्स हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। आज के दिन अच्छी रैली इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आप नजर रखिए ल्यूपिन के शेयर पर। कल मॉर्गन स्टैनले और आज क्रेडिट स्विस मैक्वायरी ने जिस तरह से अपने रिपोर्ट्स निकाली हैं और वो कह रहे हैं कि कोई घबराने की बात है नहीं। कल जबरदस्ती एक पैनिक हो गया। आप देखिए 3% ऊपर ये आज शेयर खुलता हुआ दिखेगा। 40-50 रुपए की गैप अप ओपनिंग यहां पर देखने को मिलेगी। गौरांग, आप कैसे देख रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं इन सब रिपोर्ट्स को और अब आपका क्या व्यू बन रहा है? ल्यूपिन में कल गिरावट में हमने देखा फार्मा सेक्टर में अगर किसी एक शेयर में सबसे ज्यादा बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है तो इसी में हुई है। 650 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहां पर होती हुई दिखी कल गिरावट में। जी हाँ हेमंत, और हम ज्यादा तवज्जो देंगे हमारे रिपोर्ट पर क्योंकि हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। कल हालांकि जो मायूसी का माहौल देखने मिला ल्यूपिन के काउंटर पर वो मात्र 10 या 11% की गिरावट नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम भी हुए वो भी काफी बड़ी मात्रा पर हुए थे। अब ये जो फैसिलिटीज है जहां पर लाल झंडी दिखाई गई है यूएस एफडीए के द्वारा, उसको सुलझाने के लिए मेरे ख्याल से कितना समय लगता है ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कल कुछ खबरें ये आई थी कि करीबन 12, 15 या 18 महीने लग सकते हैं जो भी खामियां या गड़बड़ियां पाई गई। फॉर्म 483 दिया गया इनको, मैनेजमेंट के साथ बैठ के बातें की गई वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन एक बात आपको ये नहीं भूलना चाहिए और हम शुरुआत में अनिल जी के साथ भी यही जिक्र कर रहे थे कि एक लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको पिछले साल 2 साल 3 साल से फार्मा क्षेत्र ने दिया है। अब कुछ कारणों को लेकर के यूएस एफडीए, एएनडीए और हमारे स्थानीय मार्केट में प्रतिबंध को लेकर के कुछ 340 दवाओं पर, जिसकी मेरे ख्याल से कोर्ट कचहरी में अब बातें चल रही हैं और स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो गिरावट है 1400-1450 के स्तर पर आसपास, अगर आपके पास ऊपरी स्तर पर है पहले तो बने रहें। अगर जोड़ने की लायक पूंजी है लंबी अवधि के नजरिए से तो आप जोड़ भी सकते हैं। और अगर किसी ने साइडलाइन पर बैठे थे मन बना करके कि करेक्शन आएगा तब देंगे, तो ये जो 25-30% का करेक्शन हम मार्च के महीने में ल्यूपिन के काउंटर पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक सबसे बढ़िया मौका है। हमारी कवरेज हमने अब भी बरकरार रखी है, ये हमारा डिस्क्लोजर है। ओके, तो ये है राय इस वक्त ल्यूपिन के स्टॉक पर। और बता दूं आपको कि जिसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, हेमंत ने कहा भी कि कल बोर्ड बैठक है जेपी ग्रुप की और कर्ज कम करने की जो कोशिश है इसी फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। ये आ गई एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। 16,500 करोड़ में प्लांट बिक रहा है। अल्ट्राटेक को डील पर मुहर लगती हुई नजर आ रही। तो बड़ी डील एक सीमेंट स्पेस में होती हुई दिख रही है। जेपी ग्रुप के तो कर्ज कम होंगे, अल्ट्राटेक के लिए भी एक बेहतरीन एक्विजिशन समझा जा रहा है। ये बेहद इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल अनिल, और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये दिख रही है कि जेपी एसोसिएट्स और अल्ट्राटेक के बीच में डील पहले टूट गई थी, नहीं होने वाली थी, और अब ये डील हो रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी नेटवर्क के हवाले से हमें इस समय मिली है। माना यह जा रहा है कि कल इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो अनिल कह रहे हैं कि अल्ट्राटेक, अनिल पिछली बार भी हमने देखा था जब इस तरह की डील की बातें हुई थी तो अल्ट्राटेक के शेयर में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली थी। एक्चुअली जेपी खरीदना किसको है? जी वो जो गौरांग कह रहे थे कि भाई सब कुछ बिक जाएगा तो बचेगा क्या, तो जेपी का स्टॉक तो अभी दिक्कत वही है ना, तो जब चलेगा लोग निकलने के मूड में ज्यादा बजाय खरीदने। अच्छे एसेट्स अब इनके पास आ रहे हैं और वो भी सस्ते भाव पर। तो पूछते हैं क्या अल्ट्राटेक में आज तेजी करके चलना चाहिए? चार्ट्स कैसे रखते हैं किरण आपको अल्ट्राटेक के? चार्ट्स तो बेहतरीन ही है। हमने बहुत अच्छी मूव देखी करीबन 2700 से 3250 तक, और उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसी परिस्थिति में एक यूटर्न लिया जाता है चार्ट पे तो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। अगर लॉन्गर टर्म पीरियड पे देखे तो जो टॉप लगाए थे करीबन 5 मार्च 15 को, और दूसरा टॉप है करीबन 24
जुलाई 2015, ये 2 टॉप अगर ज्वाइन करते हैं तो परसों का टॉप जो लास्ट वीक का टॉप है वो भी वही उसी ट्रेंड लाइन पे आता है। तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा अगर ये स्टॉक करीबन 3258 का लेवल क्रॉस करता है तो मेरा मानना है कि इसके बाद एक ओपन ब्लू का स्काई टेरिटरी में चलेगा, नो रेजिस्टेंस जोन रहेगा और ये बहुत ही बड़ा मूव देगा। ये असेंडिंग चैनल में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी कहलाएगा। तो सारे टेक्निकल पैरामीटर्स वो बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग जाने की सलाह होगी 3250 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा बहुत नजदीक का जो कि 3185 का रहेगा और टारगेट के लिए आप 3800 अगले 3 महीने में देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मूव आपको सीमेंट क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से अच्छा एक अल्ट्राटेक सिम्को का चार्ट है। ओके, तो ये है राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर। सीमेंट तो सारे मजबूत ही हैं और अल्ट्राटेक बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छी खबर। रेलीज इंडिया ये एक और स्टॉक है जिस पर मैं चार्ट्स पर ही राय ले लूं आपसे। बताएं किरण, 214 करोड़ में आइकिया को ये अपनी नवी मुंबई की जमीन बेच रहे हैं, ये खबर आई है। रिलीज के लिए क्या कहीं मौके हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, यहाँ से खरीदारी की जाए या छोड़ दे? ट्रेडिंग के हिसाब से होगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसे ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां पे एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। हालांकि छोटे मूव्स बिल्कुल दिखाई देंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 176 से लेके 184 ये लेवल्स है, तो ये टारगेट मान के चल सकते हैं। फ्रेश पोजिशंस लिए जा सकते हैं और अगर फ्रेश पोजिशंस कोई लेता है तो इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 168 का रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये राय रेलिस्ट पर निकल कर आ रही है, लेकिन आप देखिए इस समय मजबूती के साथ, अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है। 160 अंकों पर सेंसेक्स खुलने की तैयारी करता हुआ। और आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में 2-2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक बड़ा वेटेज भी रखता है, इसीलिए आज से एक राय भी ले लेता हूं। लेकिन जैन साहब, आईसीआईसीआई बैंक एक्सपायरी से एक दिन पहले कि यहाँ पर तेजी की जा सकती है और कोटक महिंद्रा बैंक पर भी राय दें। हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अच्छे ब्लॉक्स भी होते हैं और एक अच्छी तेजी भी देखने को मिलती है इस शेयर में। हाँ, ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक जो मूव है कल के डेट में जो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है मोस्टली बैंकिंग स्पेस में एक्सपेक्टेड है। पर्टिकुलरली अगर आईसीआईसीआई बैंक एसेट देखोगे तो काफी शेयर आउट परफॉर्मर रहा है इस सीरीज में, करीब 25 से 28% का अप मूव देखने को मिला है। जब भी ये स्टॉक उतना मूव देता है किसी सीरीज में तो वो कंटिन्यू होता है और एक्सपायरी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट के आसपास होता है। अगर देखे हुए तो आई थिंक 236 का इसका हाई है, तो आई थिंक लगभग वो लेवल तक आने की संभावना काफी हाई है कल के डेट तक। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन डिस्पाइट अगर 2% ऊपर भी खुलता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए। ऊपर के सर पे 236-238 का टारगेट लगा के मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और जैन साहब कह रहे हैं कि 225 का कॉल खरीदें आप, ₹2.5 में ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹6 का लक्ष्य। इसी महीने का कॉल आज और कल के लिए ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन के जरिए यहाँ पर बेहतरीन रणनीति आप बना सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में उनकी जो ऑप्शन की रणनीति है उनमें आज उन्होंने खरीदारी की राय भी दी है। चलिए, खरीदारी दमदार होती दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में। रहमत वही है कि जो लेवल की हम बात करें, पहला लेवल वहीं खुलता हुआ दिखा, 7650 वहीं खुल गया। तो अब देखना होगा वहां खुलने के बाद कितना ऊपर और बढ़ता है। चलिए, 160 अंक ऊपर दिखाए सेंसेक्स। अब पहले टिकट 200 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है, 25,000 के पार फिर से सेंसेक्स है। निफ्टी 7650 के आसपास 55 अंकों की मजबूती, 0.5% की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। आइए बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी में जो मजबूती है वो इनसे कहीं बेहतर है। 1% के आसपास 15,800 का पहला लेवल पार करता हुआ बैंक निफ्टी यहां पर शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। क्या है मजबूत आज के सेशन में? ल्यूपिन 3% ऊपर टॉप गेनर, लेकिन टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ा उछाल। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील 2-2% मजबूत। सन फार्मा में तेजी, तो पीटे हुए शेयर आज मजबूत है। लुपिन सन से तेजी बनती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक मजबूत है, बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी बनती हुई दिख रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% मजबूत, जेपी के साथ डील फाइनल होने की संभावनाओं के चलते हुए भेल में 1.5% का उछाल। कमजोर क्या है निफ्टी में वो नजर डाल लें, कोई खास बात नहीं। HDFC 0.5% नीचे। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर बता दूं आपको। पीटीसी
3.5% नीचे और ये टॉप लूजर है। देखते हैं वॉल्यूम कितना बढ़ता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मजबूत जस्ट डायल 5% ऊपर है। हेमंत की टीम में आज शामिल था जस्ट डायल और ये देखिए खुलते ही 6% चढ़ चुका है। जेपी एसोसिएट 3.5% मजबूत, लुपिन में मजबूती, अदानी पावर गर्म होता हुआ दिख रहा है 2.5% ऊपर है और मजबूती माइंड ट्री में है। एफआईएस की रिपोर्ट्स के बाद एचडीआईएल वायदा कारोबार के बैन में आया, लेकिन शॉर्ट्स बनी हुई थी, बैन में आते ही शॉर्ट कवर होती दिख रही है 2% ऊपर। टाटा डीवीआर 1 अप्रैल से आ जाएगा। अब निफ्टी में स्टॉक में 2% की तेजी होती दिख रही, तो दमदार शुरुआत, डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती 65 अंकों की 7,650 के पार टिकता हुआ। बैंक निफ्टी 15,800 के पार टिकता हुआ 150 अंकों के गेन के साथ 1% की तेजी और मिड कैप शेयर भी पीछे नहीं है आज, बिल्कुल 1% का उछाल। काफी अच्छी तेजी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है, लेकिन अनिल एक ही शेयर है जो प्रॉब्लम शेयर है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, वो है एचडीएफसी। देखिए आज वो लाल निशान में है। ये हैवी वेट अगर तेजी में आए ना तो अच्छी बढ़िया मूड सुधर सकता है भारतीय बाजारों का भी। लेकिन आप देखिए वेदांता जैसे शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप छोटे मझौले शेयरों की बात करें तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन अनिल कल भी हम देख रहे थे, ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स दिखा रहे थे। आज देखिए यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे शेयरों में एक अच्छी रैली बनी है, 6% ऊपर है। फर्टिलाइजर शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, फैक्ट जैसे शेयर 3.5% ऊपर। आरसीएफ देखिए 2.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एनएफएल में भी मजबूती है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने अच्छी शुरुआत कम से कम इस समय जरूर करी है, इस सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। सुजलॉन खबरों के दम पर करीब 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर की एक और कंपनी जीएसएफसी जो डिम्पी की टीम में शामिल थी, यहां पर भी देखिए 2-2.25% का उछाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑटो शेयरों में जो देखिए तेजी बनी थी वो आज भी बरकरार है। टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में 2-2.25% मजबूती के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे ल्यूपिन 40 रुपए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 3% की तेजी। सन फार्मा करीब 1.5% मजबूत है। तो कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस दिखाने की कोशिश करते हुए फार्मा शेयर बिल्कुल, तो आज फार्मा की मजबूती काम आ रही है बाजार के लिए और मेटल्स की मजबूती काम आ रही है बाजार के लिए, बैंक्स की मजबूती काम आ रही है बाजार के लिए और ये 3 सेक्टर जोश भरते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ एक भी सेक्टर लाल निशान में नहीं है। ये बढ़िया बात है कि चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। बढ़ने वाले शेयर काफी दिनों के बाद दिख रहा है कि एक गिरने वाले शेयर के सामने 6 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है बेहतरीन, बहुत ही अच्छा रेशियो कहा जाएगा और जेनेट येलन को ही इसका पूरा श्रेय दे देना चाहिए। कोई डाउट ही नहीं है कि जिस तरह से बाजारों में रौनक लौटाई है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन तेजी है। अब एक फटाफट कॉल ले लें पहले जेके जैन साहब से। सर ये बताएं कि 65 अंक ऊपर है, 7,650 के पार खुले। अब अगर कोई ट्रेड लेना हो इंट्राडे तो क्या होगा यहाँ पर? मेरे हिसाब से 10-15 पॉइंट का डिप भी मिलता है तो आई थिंक वन शुड गो लॉन्ग। जिस हिसाब से आई थिंक सीरीज पैन आउट हुआ है, आई थिंक ऊपर के स्तर पे एक्सपायरी होने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है। 7700 to 7750 के रेंज में एक्सपायरी होने के चांसेस काफी हाई है। तो आई थिंक अगर इंट्राडे डिप अगर 15-20 पॉइंट का भी डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए। ऊपर के स्तर पर आई थिंक इवन इंट्राडे पर्सपेक्टिव में 7700 लेवल्स आने के चांसेस काफी हाई है। और इस बीच में कुछ बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्यूचर कंज्यूमर्स, ये स्टॉक बीएससी पर लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि भारी भरकम वॉल्यूम होता दिख रहा है और ये वॉल्यूम पढ़ने में मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है। 1,72,90,000 2 करोड़ शेयरों का। हाँ, तो 1,73,00,000 शेयर मोटा मोटी मान ले, 2 करोड़ शेयर जो हेमंत कह रहे हैं वो बड़ा कारोबार हुआ है। छोटी प्राइस का स्टॉक है इसलिए क्वांटिटी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं खाली क्वांटिटी बड़ी है, परसेंटेज में भी देखिए 1.1% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है फ्यूचर कंज्यूमर के। तो ये बड़ा बदलाव होता दिख रहा है फ्यूचर कंज्यूमर के इक्विटी पैटर्न में। यहाँ पर एक बड़ा एक्शन साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। 3M इंडिया हालांकि बड़ी प्राइस का स्टॉक है 10,000 रुपए का, यहाँ पर भी एक बीएससी पर ब्लॉक होता हुआ दिखा है, बड़ा सौदा होता दिखा है। 8,000 शेयरों का ही, लेकिन ये याद रहे कि शेयर से मत जाइए, यहाँ पर 10,500 रुपए का शेयर है, इसलिए आपको 8,000 शेयरों का ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर हुआ है। एक और बड़ा ट्रेड बता दूं आपको, और वो हुआ है HCL इन्फोसिस। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करते हैं बीएससी पर ही। देखिए ज्यादा ट्रेड बीएससी पर ही हो रहे हैं, वॉल्यूम बीएससी पर ज्यादा होता दिख रहा है और HCL इन्फोसिस में 5,20,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, 43 रुपए 30 पैसे प्रति। यहाँ पर 2 दिन पहले एक और इसी तरह की ब्लॉक डील हुई थी जिसमें इंटर HNIs के बीच में ट्रांसफर हुआ था। राधा किशन दमानी जी ने डिराइव इन्वेस्टमेंट से वो शेयर लिया गया था। तो 31 मार्च से पहले इस तरह के ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट के हिसाब से हो सकते हैं, पोर्टफोलियो को अलाइन करने के लिए आज से हो सकते हैं। तो इस तरह के ट्रेड्स जनरली होते हैं मार्च की एंडिंग में, ये हुए। लेकिन 1/4% हिस्सेदारी HCL इन्फो की बदलती हुई दिखी है। साथ ही आप देखिए जिस तरह से 100% FDI के ऊपर स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से कल मिला है,
उसका फायदा ई कॉमर्स वाली कंपनियां, लॉजिस्टिक्स कंपनियों को देखिए मिल रहा है। गति जैसे शेयरों में 0.4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। एक बार देखते हैं पटेल इंटीग्रेटेड, टीसीआई जैसे शेयर किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। गति का स्टॉक मेरे सामने है, करीब 4% मजबूती के साथ इस शेयर ने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। पटेल इंटीग्रेटेड, टीसीआई, ये वो स्टॉक्स भी हैं। लेकिन एक और ये सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है इन खबरों के दम पर। सारे ये स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो एक्चुअली लग रहा है लोगों को कि यहाँ पर जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं काफी फायदे वाले हो सकते हैं। गोरांग से राय ली जाए इस पर। गोरांग, इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद हो खरीदारी करने के लिए आज से? गति, आलकार्गो, एजीज, कॉनकोर, लंबी लिस्ट है, वीआरएल, आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी, अगर जेब इजाजत देती तो ब्लू डार्ट पर हमारी कवरेज है और सबसे सक्षम कंपनी है, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़ी हुई और काफी लंबे समय से कामकाज चल रहा है इनका। जैसे डिस्क्लोजर दिया मैंने, कवरेज है। और जब वीआरएल लॉजिस्टिक का आईपीओ आया था 225 के 235 के स्तर पर, तब भी हमने कवायद की थी। ये स्टॉक ऊपरी स्तर पर मेरे ख्याल से करीबन 400 साढ़े 400 के ऊपरी स्तर तय करके मौजूदा करीबन 360-70 के आसपास कामकाज कर रहा है। डेट बिल्कुल ही नहीं है इस कंपनी के बैलेंस शीट पर, और जो भी पूंजी इन्होंने आईपीओ के माध्यम के द्वारा बाजार में से उठाई थी उसका पूरा इस्तेमाल जो है वो अपने फ्लीट को बढ़ाने में किया है। ट्रक्स और जो पैसेंजर बसेज है उसको नई खरीदारी की है और जो इनकी प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। और एक तरीके से जीएसटी की कोई भी खबर आती है आने वाले समय में तो एक बहुत ही सकारात्मक सा रुझान लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर आ सकता है। ओके, चलिए, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। एक और सेक्टर मैंने स्पॉट किया अभी और वो है ऑटो सेक्टर। और पिछला पूरा हफ्ता देखिए ये सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। आज टॉप 3 गेनर्स जो हैं निफ्टी के, उसमें 2 तो ऑटो शेयर हैं, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो। और हम देख रहे हैं टीवीएस मोटर 52 वीक हाई के पास खड़ा है, बल्कि पिछले हफ्ते इसने 52 वीक हाई भी छुआ था। अब नंबर्स आने वाले हैं 1 अप्रैल को और माना ये जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं ऑटो में। ये बताइए जैन साहब, कौन सा स्टॉक आपको सबसे मजबूत लगता है जहां पर आप तेजी करना चाहेंगे? तो पर्टिकुलरली आई थिंक टाटा मोटर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इस स्टॉक में अगर देखिए सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिला था इस सीरीज में, और जनरली ये ट्रेंड पकड़ता है तो आई थिंक एक तरफा मूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट देता है। आई थिंक मेरे हिसाब से ऑटो में आई वुड प्रेफर टाटा मोटर्स फॉलोड बाय अशोक लीलैंड। अगर अशोक लीलैंड में देखिए एक स्ट्रॉन्ग चैनल ब्रेकआउट दिया है, आई मीन कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद भी स्टॉक में सिग्निफिकेंट मूव दिया है पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद में, फिर भी इसमें एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन अभी भी बिल्डअप होती हुई दिखी है बोथ इन मार्च एंड अप्रैल सीरीज। आई थिंक ये तो और परफॉर्मेंस है मार्च सीरीज में, हमें लगता है कि और परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा इवन अगले सीरीज के लिए। तो मैं एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पीटीसी, यहाँ पर खुलते ही आज तेज गिरावट हुई है, 2.5% नीचे इस मजबूत बाजार में पीटीसी का स्टॉक। जरा किरण चार्ट्स देखकर बताएं क्या हुआ है पीटीसी में, क्यों कमजोर हो रहा है, अब क्या लेवल्स आए में, क्या ट्रेड बनेगा? मुझे लगता है कि फ्री ट्रेड हो गया होगा अनिल जी, क्योंकि ना फ्री ट्रेड नहीं है मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम हुआ है 2,08,000 करोड़ शेयरों का, वायदा कारोबार में डिविडेंड का कुछ एंगल है हम जनरली देखते हैं। वो भी मैं देख लेता हूँ क्योंकि डिविडेंड वाली लिस्ट में नहीं, लेकिन वायदा कारोबार में 2% क्यों गिरा? अगर डिविडेंड का है तो एफएनओ में तो एडजस्ट हो जाता है डिविडेंड, तो पता नहीं, वो देखना होगा। चार्ट पर बताएं क्या सिचुएशन है अनिल जी। जब ये 58 तक आया, उधर से बहुत अच्छी रैली भी आई है 62 तक, 61, 50 तक। तो मेरा मानना है कि इधर से वापस एक बार एक फुल बैक रैली आएगी और करीबन 63, 50, 64 तक ये स्टॉक ऊपर जाएगा। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा वीकनेस इस स्टॉक में दिखाई देगा, क्योंकि निचले स्तरों से अच्छा फुल बैक रैली आती नजर आ रही है। चलिए, खरीदना चाहिए निचले स्तरों पर, अच्छी बात है। एक और सेक्टर देखिए जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, हमने बताया फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और अब आप देखिए चीनी सेक्टर, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर बेहतरीन प्रदर्शन इसने दिखाया है। और आज फिर देखिए फाइनेंशियल ईयर एंड पर है, एक दिन बचा है, 31 मार्च कल है। बजाज हिंदुस्तान 4% ऊपर, श्री रेणुका 3.5% मजबूत, बलरामपुर, धामपुर, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन आज फिर से दिखा रही हैं। अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम शुगर शेयर मजबूत है, चाय के शेयर भी मजबूत है। मैक्लियोड रसेल आप देखिए आज 1% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में 8% की कमी। और मैं मैक्लियोड रसेल का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अप्रैल की सीरीज में देखिए अगर लोग सबसे ज्यादा पोजीशन कहीं रोल ओवर करें तो वो मैक्लियोड रसेल है। रोल ओवर के लिहाज से जो डेटा मैं देख रहा हूं, सबसे ज्यादा रोल ओवर पूरे वायदा कारोबार में मैक्लियोड रसेल में 68% से ज्यादा क्यों है।
तो इसी पर जैन साहब से राय लेते हैं, देखते हैं उनका अगर ऑडियो दुरुस्त हुआ है तो। जैन साहब बताइए, मैक्लियोड रसल खरीदना चाहिए अगली सीरीज के लिए? अगर ओवरऑल देखिए आई थिंक पोजीशन काफी लो थी, उस बेसिस पे फ्रेश पोजीशन ज्यादा बिल्डअप होती हुई दिखी है अप्रैल सीरीज में। काफी वोलेटाइल स्टॉक है, मैं सलाह दूंगा कि अभी करंट मौजूदा भाव पे बाइंग नहीं करना चाहिए, ओवरबॉट है। एक डिक्लाइन मिलता है 180 175 के बीच में मिलता है, तभी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए रादर देन बाइंग ऑन मोमेंटम। मैं यही सलाह दूंगा, डिप पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। गिरावट में, कमजोरी में खरीदारी करिए, ये राय बन रही है। और आज देखिए इसे कहते हैं बेहतरीन तेजी होना। केवल 3 स्टॉक हैं निफ्टी के जो लाल निशान में, जी एंटरटेनमेंट, मारुति और एचडीएफसी, और इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स आप देखेंगे बेहतरीन तेजी यहां पर दिखा रहे हैं। तो अच्छी रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ल्यूपिन का स्टॉक निफ्टी में 2.5% मजबूत है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी देखिए, अगर जेपी के साथ ये डील हो जाती है अल्ट्राटेक की और इनको ये प्लांट्स मिल जाते हैं तो बाजार यही मानकर चलेगा कि एक अच्छी बात होगी अल्ट्राटेक के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ये जो मार्केट है वो बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट नहीं है। खरीदार जो है बाजार में उसको अच्छे भाव पर अच्छे एसेट्स मिल रहे हैं और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही है। किरण से भी एक बार पूछ लेते हैं चार्ट्स पर कैसा लग रहा है अल्ट्राटेक और क्या उसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि कल वो बड़ा इवेंट हो सकता है। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें ये डील का अनाउंसमेंट होगा। क्या तेजी की जा सकती है कल तक के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में? किरण, क्या राय? हाँ, अल्ट्राटेक में बिल्कुल तेजी करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा चार्ट पैटर्न भी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, ट्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छा है। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खुला है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई बाय करता है तो 3174 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज कल तक के टारगेट्स करीबन 3230, 3235 के देखने को मिल जाने चाहिए। ये यूपीएल, टाटा केमिकल, ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे हैं कि 14 अप्रैल को मॉनसून का पहला फोरकास्ट आना है। जी हाँ, और यही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 खराब मॉनसून के बाद इस जो फोरकास्ट है ये कम से कम मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जो कच्चे तेल के दाम गिरे हैं वो भी पॉजिटिव माने जा रहे हैं और ईरान से जो गैस आने वाली है उसके चलते गैस भी इनको 1 अप्रैल के बाद सस्ती मिलेगी। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, इस पूरे सेक्टर के लिए काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं नए फाइनेंशियल ईयर में खासतौर पर। तो इसलिए आज से इन स्टॉक्स में जो एक्शन होता दिख रहा है। पूछा जाए गौरांग से, गौरांग कोई मौका बनता है निवेश करने का? 2 साल के तांडव जो अल नीनो ने किया था उसके बाद उभर रहे हैं हम, क्योंकि अल नीनो का जो नकारात्मक सा असर था वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और उम्मीद ये रख रहे हैं कि इस साल जो बारिश होगी संपूर्ण भारतवर्ष में वो समांतर होगी या फिर उससे थोड़ी बेहतर होगी। जाहिर है इसके चलते फर्टिलाइजर, यूरिया और स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उसमें आने वाले समय में अगर ऐसा साबित सही होता है तो एक अच्छा रुझान आपको देखने मिलेगा। ये सबको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से हमारी कवरेज टाटा केमिकल्स पर सकारात्मक यानी कि खरीदारी की है, तो लंबी अवधि के नजरिए से वहां पर मेरे ख्याल से एक मौका बनता है। और ये जो जिक्र हेमंत जी भी कर रहे थे अभी, ईरान से गैस का आना और कुछ फर्टिलाइजर केमिकल रिलेटेड कंपनियों को फायदा होना, तो शायद इसका भी नाम उसमें शामिल किया जा सकता है। परफेक्ट। चलिए, सुज़लोन ये स्टॉक ले आइए फटाफट आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक में हो गई है 4.5% की मजबूती और आईओसी से एक प्रोजेक्ट मिला है 48 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ इसके लिए राय किससे ली जाए, क्योंकि चार्ट पर अच्छा पहले आप किरण जरा चार्ट देखिए, कहीं कोई बड़ा बॉटम वॉटम बनने के संकेत है क्या? तब तक मैं एक राय है ना हेमंत से ले लूं, क्योंकि हेमंत ने आज स्टॉक 2020 में मिस्टर डिपेंडेबल बनाया था इसे। हेमंत बिल्कुल मिस्टर डिपेंडेबल बनाया था इसे और कल इस शेयर ने 52 वीक लो लगाया था और उसके बाद खबर यही थी कि अब बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं 31 मार्च से पहले और आईओसी से 48 मेगावाट का एक विंड पावर लगाने का ओवरसोल्ड लग रहा था मेरे सिलेक्टर्स को और इसीलिए हमने कहा इसको डिपेंडेबल का दर्जा तो दे ही देना चाहिए। चलिए, तो चार्ट्स यहाँ पर भी ओवरसोल्ड है।
अनिल जी, और दूसरा एक चार्ट पैटर्न एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट पे दिखाई दे रहा है, वो जो है डबल बॉटम। फरवरी 2016 में इसने यही बॉटम बनाया था जो कल का लो था, और उसके बाद अगर हम ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि डबल बॉटम पैटर्न कंफर्मेशन आएगा, पर ये आज ये डे एंड बेसिस पे पता चल जाएगा। पर अगर अभी भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो 13 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आपको ये 14 रुपीज 40 पैसे तक जाते हुए आपको देखने को मिल जाना चाहिए। अच्छा गौरांग, ये बताइए, ये सन फार्मा वाले जो दिलीप संघवी साहब हैं, इन्होंने 18 रुपए में लिया ये शेयर ओपन ऑफर देकर, आप 13 रुपए में लेंगे? देखिए अनिल जी, संघवी साहब का जो हाजमा है और जोखिम झेलने की जो क्षमता है वो मेरे आप जैसे और जो छोटे लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा है। 50-100 करोड़ ऊपर नीचे हो जाएगा उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर 5-10 रुपया या फिर ₹1-2 ऊपर नीचे हो गया तो हमारा पेट का पानी तो छोड़िए, खाना मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हो जाएगा। और हेमंत का मेरे ख्याल से नाम चेंज करके मिस्टर हिम्मत वाला रखना चाहिए, क्योंकि सुजलॉन को डिपेंडेबल बना करके उतारा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जो ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है वो है ब्रसेल्स से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ब्रसेल्स, वहां पर वो उतर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर मीटिंग्स होने वाली है। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसके अलावा दूसरे और 2 देशों में वो जाएंगे। काफी कुछ बड़े बड़े मीटिंग्स होने वाले हैं, बड़े राष्ट्राध्यक्षों से वो मिलेंगे। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका, ये 2 और देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो 3 देशों की यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचते हुए प्रधानमंत्री, जर्मन की चांसलर जब एंजेला मर्केल भारत में आई थी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरह के बड़े फैसले वहां पर लिए जाते हैं, लिए जाएंगे, और उस पर सीधा कवरेज सीएनबीसी आवाज आपको समय समय पर देता रहेगा। तो इस बड़े इवेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आप देखिए, इस समय ये सीधी तस्वीरें वहीं से आ रही। ब्रसेल्स पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर आज यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन है, वहां पर मोदी जी पहुंचेंगे। ब्रसेल्स के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के साथ 1-to-1 मीटिंग भी होगी, और बिजनेस में काफी कुछ ओपन अप करने के लिहाज से भी एक्शन होने वाला है। फार्मा सेक्टर भी है। देखिए, जो इस मीटिंग में बड़ा अहम बताया जा रहा है, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने नए नए जो डील सामने रखी हैं, और ये कहा है कि फार्मा कंपनियों के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है अगर इन्होंने सही से वहां पर भारत में कामकाज नहीं किया। देखना होगा वो डील साइन होती है या नहीं होती है। कल मैं सुन रहा था सीएनबीसी यूएस में जिस तरह से बातचीत चल रही थी, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, और देखना होगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे भारत की सरकार कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर साइन करती है, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को आगे ले जाती है। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अहम ये दौरा होगा प्रधानमंत्री का, 3 देशों का, बेल्जियम, सऊदी अरब और फाइनली अमेरिका भी। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। किरण, जेके जैन और गौरांग शाह, शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के साथ आज सुबह जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं इंडिया इन्फोलाइन में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो एक राय आपसे ये ली जाए, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से कल अमेरिका में फिर से स्टेटमेंट आए हैं जेनेट येलन की तरफ से, मजबूती रहेगी बाजार में बरकरार, क्या अंदाजा है आपका? पहले गुड मॉर्निंग अनिल, आपको और हेमंत को। हाँ देखिए, कहते हैं ना, बुरी न्यूज जब आती है तो एक लहर में आती है, और अब अच्छी न्यूज आ रही है तो भी लहर में। मार्केट ऑलमोस्ट 10% अप है, और अब एक्सपायरी कल है, और ऊपर से एक और हरी झंडी मिल गई कि फेड ने ये कह दिया कि अगले 3 या 6 महीने तक, 3 महीने तक कोई क्वेश्चन ही नहीं है रेट बढ़ाने का। उससे डॉलर वीकन हो गया है, और कमोडिटीज और बाकी एसेट क्लासेस जैसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं सब बढ़ गई है। यहाँ पे अनिल ये कहना चाहिए कि इमर्जिंग मार्केट्स का मंथ मार्च का सबसे अच्छा होएगा 4 साल में। तो आप देख सकते हैं कितनी एक पेंटअप रैली है जो डेवलप हुई है, और अब 7600 जो बहुत बड़ा पड़ाव था, वहां पे एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आ गई है, और मार्केट उसके ऊपर है।
तो जैसे हमने कहा, आई थिंक अप्रैल के महीने में निफ्टी 7,900 और 8,000 तक टच कर सकता है अराउंड द आरबीआई पॉलिसी, और फिर आरबीआई पॉलिसी और रिजल्ट्स के साथ देखेंगे अप्रैल का महीना कैसे होएगा। लेकिन हमें वही जो पहले व्यू रखी है कि अब मार्केट सेल ऑन रैली से बाय ऑन डिप बहुत फॉर्मली हो चुका है, और कोई भी बैड न्यूज इज बीइंग बॉट इनटू, तो कोई भी आपको फॉल मिले एक अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए, लेकिन विद अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म। वसीम साहब, गुड मॉर्निंग। आप कह रहे हैं कि 8,000 का लेवल 7,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगली सीरीज में। ये बताइए, अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है गवर्नर साहब से भारत में, क्योंकि सेंट्रल बैंकर के पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। 25 होगा तो बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, और 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अब 25 तो ऑलरेडी बैग में है और 25 आने से शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन आप अगर हेमंत बॉन्ड यील्ड देखें तो कल 7.49 चले गया था, जो आई थिंक 4 साल या 5 साल में लोएस्ट लेवल है, और वो ये बता रहा है कि 40% आशंका है कि 50 बेसिस पॉइंट्स की संभावना है। मगर जैसे हमें पता है कि आरबीआई गवर्नर बहुत कॉशियस हैं और फूक फूक के आगे चलते हैं, तो आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट तक ही हमें संभावना रखनी चाहिए। उससे मुझे लगता है बाजार एक बारी के लिए स्टेटस को होएगा, लेकिन ज्यादा फॉल नहीं आएगी, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी कि कहीं भी ग्रोथ पे वीकनेस आई, आरबीआई पे एक और एम्यूनिशन है अपने हाथ में जो आउट ऑफ टर्न भी वो 25 कर सकता है। तो हमें लगता है इन द नेक्स्ट 3 to 6 months 6.25 रिपो जरूर हो जाएगा, और उस कारण से बॉन्ड यील्ड्स के घटने से बैंक्स और सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो सेक्टर स्टॉक्स हैं उनमें एक तरह से नई एक लहर आएगी, और साथ में प्राइवेट कैपेक्स जो रुका हुआ था उसमें अब थोड़ी सी मूवमेंट देखेंगे, और उसमें एक एक्सपेंशन होने की संभावना है इन द नेक्स्ट 6 months। ओके, तो अगले 6 महीनों में ये फायदा जरूर हो सकता है। बैंकिंग शेयरों में देखना होगा, उस लिहाज से तेजी बनती हुई दिखती है, और आगे कितनी बढ़ती है। लेकिन फार्मा शेयर ये बड़े एक्शन में है खबरों के दम पर, और ज्यादातर खबरें हैं नेगेटिव। आज भले ही रिलीफ रैली है, लेकिन वसीम साहब फिर ये बताएं कि क्या करें इन दिग्गज फार्मा कंपनियों में जिनकी हालत इतनी खराब है। फार्मा इंडेक्स 52 हफ्तों के लो पर है। सन, लुपिन, सिप्ला जैसे शेयर इतने पिटे हैं। मिड कैप के हाल तो और भी बुरे हैं। स्टार, ग्लेनमार्क, वोखार्ड, लंबी लिस्ट है। कुछ खरीदना चाहिए या अभी भी दूर ही रहें? नहीं अनिल, हमारी व्यू शुरू से यही है कि फार्मा एक अवॉइड है, और जो आपको पता है कंसेंसस व्यू था कि फार्मा विल एक्ट एज अ डिफेंसिव, और मेटल्स और पीएसयू बैंक्स में बहुत नेगेटिव धारणा थी इस साल के बिगिनिंग में, और आखिरी लास्ट 6 months से वो एक सबसे गंदा ट्रेड हो गया है। और आपको पता है, दिख ही रहा है कि म्यूचुअल फंड और एफआईज अब हर रैली में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए फार्मा एक हाई बीटा ऑन द डाउन साइड हो गया है, और बहुत हमें अभी भी लगता है कि इसमें वीकनेस और जारी रह सकती है। तो फार्मा हमारे लिए टोटली अवॉइड है, क्योंकि पहली बात हमारे पे इतनी समझ नहीं है कि एफडीए की क्या टिप्पणियां निकलनी है। साथ में हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, सब जगह पे देयर इज ऑल अराउंड वीकनेस। तो फार्मा हमारे लिए एक अवॉइड है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगले साल 2 साल हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है ऑन अ लॉट ऑफ अदर सेक्टर। जो ओवरऑल मार्केट है, जो मिड कैप या ब्रॉडर मार्केट है, वहां पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है, और उसी कारण से फार्मा अवॉइड है। और बाकी सेक्टरों में जहां विजिबिलिटी और अर्निंग्स की कैचअप होने की संभावना ज्यादा है, वहां हम ओवरवेट है। अर्निंग्स की बात करिए, अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है और माना यही जाता है जनरली इन्फोसिस के साथ ये शुरू होता है। कल इसकी तारीख का ऐलान भी कंपनी ने कर दिया 15 अप्रैल, हालांकि छुट्टी वाला दिन है शेयर बाजार के लिए। लेकिन ये बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के आसपास ये शेयर खड़ा है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और नंबर्स कैसे आएंगे आईटी सेक्टर के और इन्फोसिस के? हाँ, ये एक थोड़ा सा मार्केट कैचअप कर रही है, क्योंकि आपने सुना होगा हेमंत 2 दिन पहले एक्सेंचर की गाइडेंस ने इन्फोसिस को न्यू हाई कर दिया, और सिर्फ इन्फोसिस नहीं, टीसीएस ने भी बहुत स्ट्रांग रिबाउंड दिया है, और वो एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे आ गया है। तो हमें लगता है मे बी अर्निंग्स जो आईटी सेक्टर के हैं वो एक फ्लैट स्लाइटली पॉजिटिव होंगी, लेकिन आगे की गाइडेंस काफी की रहती है कि वो क्या देख रहे हैं बिजनेस आगे 6 से 9 मंथ्स का। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ का पैरामीटर वापस आ चुका है, जैसे हमें मेटल्स की रैली में दिख रहा है,
तो वी थिंक लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग डील्स पर्टिकुलरली टॉप 3-4 दिग्गज कंपनियों में आनी चाहिए, और हमें दिख गया है कि 3-4 बड़े बड़े बैंकों ने ऑलरेडी एक कंसेंसस निकाल रखा है वेयर 3-4 ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज आर बिडिंग फॉर बिग ऑर्डर्स। तो आई थिंक गाइडेंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, रिजल्ट्स मेरे हिसाब से सामान्य होंगे, और मे बी द मार्केट इज हैज मूव्ड मच अहेड बिकॉज ऑफ डिस्काउंटिंग द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर। अच्छा सर, ये जो आज इतने भागे हैं सारे लॉजिस्टिक्स वाले शेयर, ये ई कॉमर्स में 100% एफडीआई की खबर के दम पर, क्या करें, खरीदने का मौका है या फिर ये सीजनल है मामला, जिस दिन खबर आती चल जाते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, कोई एक्शन बनता है? हाँ, मुझे भी लगता है सीजनल है। अनिल, आपने अच्छी उसकी टिप्पणी की है, बिकॉज वो एक एफडीआई एक पॉजिटिव बूस्ट है, उससे कोई कल ही ये नहीं होने वाला। और आपको पता है कि ये जो यूनिकॉर्न या ई कॉमर्स को बहुत बड़ा टाउट किया हुआ है, अभी ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में है क्योंकि एक्स्ट्रा फंडिंग आ नहीं रही, और जो फंडिंग है वो वेट कर रहा है कि इसमें कुछ रिजल्ट्स या कुछ रेवेन्यूज तो गैदर हुए। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा तालाब है, इसमें थोड़ा सा यू शुड बी केयरफुल। हाँ, लॉजिस्टिक कंपनीज विल बी द नेट गेनर्स, बट उसमें भी सेलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स हैं जो जब चलते हैं तो बहुत आउट परफॉर्म करते हैं, बट जब घटते हैं तो बहुत जोर से घटते हैं। तो हमारे लिए अभी ये न्यूज संभावित से कुछ कोई लेने देने के लिए नहीं है, हम अभी वेट एंड वॉच ही मोड में हैं। वेट एंड वॉच के मोड में रहिए। यहाँ पर खरीदारी लॉजिस्टिक्स शेयरों में समय नहीं करनी चाहिए, फंडामेंटल्स के लिहाज से भसीन साहब की राय। लेकिन भसीन साहब, एक सेक्टर और दिग्गज सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो है ऑटो सेक्टर। टीवीएस मोटर कहें या फिर आप देखिए काफी सारे शेयर हैं जो नए 52 वीक हाईस पर खड़े हैं या फिर लग रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प में लगता हुआ नजर आया, अशोक लेलैंड नए 52 वीक्स हाई लगा रहा है। क्या व्यू रख रहे हैं आप इस सेक्टर पर, और अगला फाइनेंशियल ईयर इनके लिए कैसा हो सकता है? हाँ हेमंत, आपने अच्छी बात की। पहली बात तो अशोक लीलैंड पे हमारी ऑलमोस्ट 85 लेवल से कवरेज है। आप ही के शो पे हम कॉन्स्टेंटली रेकमेंड कर रहे थे और अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और आपने जैसे कहा हीरो मोटोकॉर्प हो गया या टाटा मोटर, जो बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन दिखाई है 320 से ऑलमोस्ट 380। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो पहले मार्केट में ये खटनाई थी कि कोई लीडरशिप नहीं आ रही थी, अब वो लीडरशिप भी आ रही है। चाहे वो ऑटोज हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे आईटी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, तो एक मार्केट में एक नई लहर की उभर आई है और जो उनमें दिग्गज आउट परफॉर्मर्स हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये यही दिखाता है कि स्मार्ट मनी अगेन लीडर्स को चेस कर रहा है, जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और जहां पे ये आशंका है कि इकोनॉमी पिकअप करेगी और साथ में इनको सबसे ज्यादा फायदा होएगा। तो जैसे आपने राइटली कहा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर एंड उसमें मैं आइशर भी जोड़ना चाहूंगा, और ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प, ये चार कोई भी डिक्लाइन पे अक्यूमुलेट की सजेशन है हमारी। ओके, तो इन तमाम चार्ट्स में खरीदारी करने की राय है। गिरावट हो, तेजी करें, ये एक बेहतर होगा। लेकिन फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड शेयर जो छोटे छोटे हैं, क्या खरीदने का मौका दिखता है? 14 अप्रैल को पहला फोरकास्ट आएगा AMD की तरफ से, और सब लोग एक बात पर पक्का भरोसा, ये आम राय है बाजार में कि 2 साल से ज्यादा मानसून कभी खराब होता नहीं, तीसरा साल तो अच्छा होता है, तो थर्ड टाइम हम लकी होते हैं। उम्मीद करें इस बार भी होंगे, कोई वजह तो है नहीं ये नहीं मानने की। तो ऐसे में भसीन साहब, आपको क्या खरीदना है? हाँ, दो शेयर लेंगे जो हमारे हिसाब से थोड़े दिग्गज, थोड़े महंगे शेयर हैं, लेकिन उनमें सेफ्टी ऑफ अर्निंग है। पहला है रैलीज इंडिया, जो पेस्टिसाइड में लार्जेस्ट मार्केट प्लेयर है और उसने अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ द मॉनसून फैक्टर और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम थी। बट रैलीज एक टाटा का दिग्गज शेयर है और हमें लगता है ये आउट परफॉर्म कर सकता है 2016 में। दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल एक यूरिया और फॉस्फेट और फर्टिलाइजर में दिग्गज नाम है, बट उसका शिपिंग इंडस्ट्री और अदर एंसिलरी प्लेस में भी नाम है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो है वो भी एक लो से अच्छी मूवमेंट अपवर्ड दे रहा है। तो अगर शिपिंग में भी ट्रैक्शन आई तो कंसोलिडेटेड प्ले चंबल फर्टिलाइजर पे अच्छा बैठेगा। तो हमारे हिसाब से आपने 2 अच्छे नाम लेने हैं, तो आप चंबल और रैलीज में एक्सपोजर लीजिए और हमें लगता है 1 साल में ये 25 से 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं। Okay, तो चंबल और रैलिस बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं ये सेक्टर। आपने फ्रेट रेट की बात करी और हम देख रहे हैं कि एक अच्छा बढ़त देखने को मिला है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में भी। ये बताइए, कोई डायरेक्ट शिपिंग कंपनी को खरीदना चाहेंगे आप, या फिर कोई एक और सेक्टर है जो फोकस में है, वो है चीनी का सेक्टर। देखिए, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर अंत हो रहा है आज,
आज और कल, तो आप देखिए धामपुर, बलरामपुर, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं, बजाज हिंदुस्तान, जो आज भी 5-6% की तेजी दिखा रहे हैं। चीनी सेक्टर और शिपिंग सेक्टर, इस पर क्या व्यू बन रहा है? हाँ, देखिए शिपिंग यही दिखा रहा है हेमंत के ग्लोबली ग्रोथ रिटर्न कर रही है और बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो 2 महीने पहले एकदम लो पे आ गया था, वहां से ऑलमोस्ट 8% रिवाइव कर चुका है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्ले है। हमने 56-57 पे उसे रिकमेंड किया था। हमें लगता है अगले 4 से 5 महीने में 75 रुपए और 1 साल में 100 रुपए का टारगेट हो सकता है। उसका एक कारण और है कि गडकरी साहब जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिया था ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड पोर्ट वे। तो वो एक बता रहे थे कि शिपिंग सेक्टर में एक टर्न अराउंड है और आप काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। दूसरा आपने जिक्र किया शुगर का। शुगर में जैसे हमने कहा, वो एक बॉटमिंग आउट ऑन सॉफ्ट कमोडिटीज मार्केट के बॉटम आउट से बहुत पहले हो गई थी, 2 क्वार्टर पहले। और शुगर के स्टॉक्स जैसे हमने बलरामपुर चीनी पे हमारा बड़ा पॉजिटिव रुझाव था 65-70 के लाभ से, अब वो ट्रिपल डिजिट में हो गया, तो अब हम वहां सजाव नहीं देंगे लेने का। लेकिन हमें लगता है शुगर इज एन इंडिकेटर के सॉफ्ट कमोडिटीज और इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ी हायर ट्रेजेक्ट्री आने को है, वो एक ग्रोथ का सिग्नल होगी। तो कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन अभी आप ये लेके चलिए कि इनमें काफी मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और हमें लगता है रिजल्ट्स के आने तक वेट करना चाहिए। ओके, तो ये राय शुगर शेयरों पर। शुक्रिया वसीम साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के हेड दीपक जसानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। नमस्कार। पहले तो ये बताएं सर कि क्या लग रहा है, बाजार जिस तरह से 10% की तेजी बन चुकी है निचले स्तरों से एक ही महीने में, आपको लगता है कि यही माहौल नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के महीने में भी बरकरार रहेगा या फिर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाजार नीचे के लेवल से कुछ 13.5% बढ़ चुका है और 2-3 दिन पहले हमने देखा कि इंडाइसेस और स्टॉक्स 200 DMA तक या उसके पास जाके घूमे हैं नीचे की तरफ। कल तक मार्केट में ऐसा ही लग रहा था कि ये जो डाउन ट्रेंड है थोड़ा और चल सकता है, बट कल जो US फेड चेयर ने इंडिकेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने जल्दी से नहीं बढ़ाएंगे और उनका एक कॉशियस व्यू रहेगा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, उसके कारण आज सारे बाजारों में थोड़ी सी तेजी है। हालांकि ऊपर के लेवल में बाजार आज टिक नहीं रहा है, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि वेदर आज मार्केट ऊपर में ही बंद आएगा, कितने गेन के साथ बंद आएगा। ओवरऑल ये फिस्कल ईयर एंड भी नजदीक है। डेरिवेटिव्स एक्सपायरी लास्ट ईयर की लास्ट डेरिवेटिव एक्सपायरी भी नजदीक है, तो इसके कारण लॉट ऑफ स्क्वेयरिंग एक्टिविटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके कारण थोड़ा सा नरमी का माहौल हो सकता है 2-4 दिनों के लिए और आगे जाके भी रिजल्ट सीजन का डिस्काउंटिंग शुरू होने की उम्मीद है। RBI की पॉलिसी एक दूसरा पहलू है जिसके बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी है। 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड लग रहा है कट। 50 बेसिस पॉइंट पहले लोगों को लग रहा था कि पॉसिबल है, बीच में फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई थी। अब कल के फेड चेयर के इंडिकेशन के बाद शायद उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, पर हमारे ख्याल से RBI गवर्नर मॉनसून फोरकास्ट तक शायद राह देख सकते हैं और दूसरा जो 25 बेसिस कट है वो शायद उसके बाद ही अनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो ये मिलजुल के ऐसा लग रहा है कि जी, तो आप कह रहे हैं कि RBI गवर्नर साहब 14 अप्रैल जो मेट अप्रैल के महीने में थोड़ा सा नरमी का माहौल बना रहेगा। रिजल्ट्स के पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम देखते रहेंगे और रिजल्ट्स के बाद कितने भी बुरे रिजल्ट नतीजे हो, शायद स्टॉक्स पे बॉटम फॉर्मेशन होता रहेगा। तो अप्रैल के महीने में बाजार का एक इम्पोर्टेंट बॉटम फॉर्मेशन पॉसिबल है। वो बॉटम 7200 में होगा या 6800 तक जाएंगे, ये अब कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये नेट हमको ये लग रहा है बाजार के बारे में। ओके, तो लग रहा है कि अगला जो महीना है अप्रैल का महीना, उसमें 2 बड़े इवेंट्स हैं, एक तो RBI की पॉलिसी और दूसरा मेट का जो फोरकास्ट है वो बाजार की दिशा तय करेगा। लेकिन ये बताइए,
अर्निंग सीजन भी शुरू होगा, कौन से सेक्टर्स हैं जहां से निराशा हाथ लगेगी इस बार और कौन से सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, आपका क्या व्यू है? नाउ ब्रॉडली बैंकिंग सेक्टर में मिक्स्ड नतीजे आ सकते हैं। पीएसयू बैंक्स ने ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं कि Q4 में भी काफी प्रोविजनिंग आ सकता है, तो इसके कारण नेगेटिव डिस्काउंटिंग काफी हद तक हो चुका है। स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं पिछले महीने और ये महीने में, तो उसके रिजल्ट्स के पहले शायद प्रॉफिट टेकिंग के कारण थोड़े गिर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो है। नाउ कोई सेक्टर ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें फिनोमिनली अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ऐसी है, ग्लोबल कंडीशन ऐसी है कि बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज सेक्टर लेवल पे शायद आना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इंडिविजुअल कंपनीज में, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स में शायद हमें पॉजिटिव सरप्राइजेस देखने को मिले। सो इसके लिए हमको इनके रिजल्ट्स काफी क्लोजली वॉच करने हैं और उसके बेसिस पे फिर कॉल लेना है कि उसमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बट लार्ज कैप्स में सेक्टर वाइज बड़े पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद बहुत ही कम है। नेगेटिव सरप्राइज की उम्मीद भी शायद कम है क्योंकि काफी नेगेटिव डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है। लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है नतीजों से। इसके कारण जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट के पहले ही थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है और उसके बाद अनलेस की बहुत ही खराब रिजल्ट और बहुत ही खराब आउटलुक हो, हमें नहीं लगता कि रिजल्ट के बाद ज्यादा फॉल आ सकता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो चलिए, खराब नतीजों की आशंका इसलिए शायद अब और ज्यादा कमजोरी ना हो, ये एक संकेत जरूर आता हुआ दिख रहा है। 50-55 अंक ऊपर अभी निफ्टी। हेमंत, इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी अब जिस तरह से कल 7600 के आसपास दिन भर वक्त बिता रहा था, आज सुबह से 7650 के आसपास वक्त बिता रहा है। यहां पर डिसाइड करने की कोशिश हो रही है कि 7700 की तरफ बढ़ना है या 7600 की तरफ। यूरोप के बाजारों ने जिन्होंने कल रिएक्शन नहीं दिया है जेनेट येलेन की स्पीच पर, अगर आज वहां से अच्छे संकेत मिले तो शायद मूड बन सकता है भारतीय बाजारों का और सेकेंड हाफ भारतीय बाजारों के लिए आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई पर हेल्थ केयर ग्लोबल का आईपीओ कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। डिस्काउंट पर लगभग 8-9 रुपए डिस्काउंट पर खुलेगा ये आईपीओ, तो बड़ी मुश्किल से भर पाया था आईपीओ, आपको याद ही होगा, और 1.5 गुना ही भरा था और आखिर दिन पूरा भरा था ये इशू। और बाजार में रिपोर्ट्स भी कुछ खास अच्छी थी नहीं एनालिस्ट की। बिल्कुल। और इस बीच टाइल्स से रिलेटेड स्टॉक्स बड़ी तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं। निटको टाइल्स, ये स्टॉक देखिए 7% चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक का अचानक से तेज दौड़ लगाता हुआ दिखाई। ये स्टॉक मेरी रडार पर आया है, अभी से वॉल्यूम और प्राइस का एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। तो निटको टाइल्स, क्या दूसरे स्टॉक्स भी एक्शन में है? एक बार देख लेते हैं HSIL, सेरा सिनेट्री और कजारिया सिरेमिक्स जैसे शेयर किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दरअसल गैस की कीमतें जो घटने वाली हैं 1 अप्रैल से, कम सस्ती गैस की भी खबर आ रही थी कि ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी कहीं। जी हाँ, वही आई है इस समय अगर आप देखें तो। ओके, टाइल्स पर 6 महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले कॉमर्स मिनिस्टर ने खुद कहा था कि वो ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहे हैं। चलिए, जसानी साहब से विदा लेने का वक्त है। सर, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, पहला सौदा में हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही बाजार ने मजबूत शुरुआत की है और 7650 के आसपास निफ्टी टिका हुआ है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। बन रही है CNBC आवाज के साथ। ये लिस्टिंग कैसी होने वाली है इस पर नजर तो रहेगी, साथ ही कमोडिटी बाजार में आज किस तरह से ओपनिंग होगी, खासतौर पर सोने में जो रैली बनी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में सोना कैसा खुलेगा, ये सब बताएंगे ब्रेक के उस पार।